हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 और थ्योरम है। क्या कह रही है कि कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 0 सच दैट ax इज इक्वल टू 0। सो किसी मैट्रिक्स की अगर जो कॉलम्स हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगी, जब उसके लिए एक x इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो वो x ही 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये इस थ्योरम का, तो ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स रख ली हमने। और देखिए ए को किस तरीके से नोट किया कि देखिए हम कॉलम्स को पूरा का पूरा ले रहे हैं। ये ऐसे है मैट्रिक्स, ये ऐसे कॉलम्स हैं नीचे की तरफ। ठीक है ना। हमने पूरे कॉलम्स को ही लिख लिया, v1 v2 v3 सो ऑन अप टू vn। तो ये लिख लिया हमने। ठीक है। तो वी आर v1 v2 सो ऑन अप टू vn आर कॉलम्स इन मैट्रिक्स है। तो कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया हमने सच दैट ax इज इक्वल टू 0। ये हमने गिवन है, हमें प्रूफ करना है जो x है ये 0 है। ठीक है ना। ये हमें गिवन है x इज इक्वल टू 0 और x को हमने मान लिया भाई x1 x2 सो ऑन अप टू xn है, लेकिन हमें इसको 0 प्रूफ करना है। तो चलिए इसको करते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो x इज ए वेरिएबल मैट्रिक्स। देखो फर्स्टली क्या सपोज कर रहे हैं, v1 v2 vn जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है और ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ax इज इक्वल टू 0 का मतलब a ये रख लिया जो ऊपर हमने डिफाइन किया, x ये रख लिया और इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो, v1 x1 v2 x2 ये आ गया इज इक्वल टू 0। सिंस अब गिवन क्या है, v1 v2 vn आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा, ये जो साथ में स्केलर्स जुड़े हैं इनको स्केलर मानते हैं अभी, ये 0 हो जाएंगे। यही तो लिनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि कोई अगर वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके जो स्केलर्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब x1 0 हो गया, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स थी तो इसका मतलब ये x1 0 है तो इसके कारस्पॉन्डिंग 0 है, इसको कारस्पॉन्डिंग 0, xn के कारस्पॉन्डिंग 0, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये पूरा 0 का मतलब ये बड़ा 0 हो गया। ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। कन्वर्सली क्या सपोज किया, कन्वर्सली हमने सपोज किया कि ax इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 है। हमें प्रूफ करना है कि जो v1 v2 vn है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट v1 v2 vn आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। आपको पता है लिनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करनी है, लिनियर कॉम्बिनेशन 0 लेना है। तो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 मतलब ax इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जो कि बाद में यही बनेगा। देखिए लिनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से सिंस x इज इक्वल टू 0 था तो x इज इक्वल टू 0 था मतलब x तो ये था x, ये 0 हो गया तो इसके कारस्पॉन्डिंग 0 0 ये वाला 0। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या, x1 0 x2 0 xn 0 कारस्पॉन्डिंग जब एलिमेंट इक्वेट किए तो ये हो गया फ्रॉम 1 and 2। देखिए 1 and 2, 1 कौन सा था, ये। इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जब x1 0 हो गया, x2 0 हो गया, xn 0 हो गया तो ऑब्वियस है भाई जो v1 v2 यही तो डेफिनेशन कह रही थी कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर 0 हो गए तो वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी और यही हमारा प्रूफ हो गया। अब आती है डेफिनेशन, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए हमारे पास इक्वेशन होती है ax इज इक्वल टू b। ठीक है ना। तो जब ax लिखते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था और b जो था वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती थी। देखिए इनको लिखने का तरीका क्या था, ax इज इक्वल टू b को लिखने का तरीका है, ये एक इक्वेशन है कोई a1, ये कोफिशिएंट है x1 वेरिएबल है a12। ठीक है ना। ऐसे इज इक्वल टू b1 स्मॉल b1, ऐसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2 1 n1 ऐसे। और इन सबको मिला के क्या लिखते हैं, इन सबको मिला के मैं क्या लिखता हूँ, इन सब इक्वेशन को शॉर्टली में ax इज इक्वल टू b लिख सकता हूँ। और a की वैल्यू क्या है आपको मालूम है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स a11 a12 a1n सो ऑन अप टू ये है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये वाली है। b की वैल्यू क्या है, ये है जो हमने ऊपर लिखा था। ये बनता है b, ये बनता है कोफिशिएंट, a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स और b इज कांस्टेंट। और अब सारी डेफिनेशन किस पे आ जाती है, व्हेन b इज इक्वल टू 0। देखो दो केस बनेगा, अगर b इज इक्वल टू 0 होगा और b नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। यहाँ तो b पूरा का पूरा कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जो यहाँ तो पूरी पूरी 0 होगी। देखिए ax तो वही रहेगा, सारा का सारा दारोमदार किस पे है, b पे। अगर b 0 हुआ तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए अगर b 0 होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स इज 0, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। और यही b अगर 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है।
तो यही डेफिनेशन है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। एक और चीज आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स को पूरा का पूरा लिखा, उसके साथ बस ये कांस्टेंट मैट्रिक्स जोड़ती है। देखिए यहां तक ए मैट्रिक्स है, बस ये वाला जो है ये सो ऑन, ठीक है ना, सो ऑन, ये जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स जोड़ती है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब एक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके साथ अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स जोड़ती तो उसको बोलेंगे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज होता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इफ दे हैव यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर या तो उनके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इफ दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, इफ दे हैव नो सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसके हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस के इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गए। होमोजीनियस का कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं आएगा। इसका मतलब होमोजीनियस का या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगी, ठीक है ना। और नॉन होमोजेनियस का कुछ भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये देखिए एक थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैव सेम रैंक। तो सेम रैंक होगा तो इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है ना। तो पहले ए एक्स इक्वल टू बी है, तो भाई अब दिया है ए इज ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मान लेते हैं और रैंक आर मान लेते हैं इसका, और एक्स कोई एक वेरिएबल मैट्रिक्स मानते हैं, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि है, और ए को ऐसे लिखते हैं कॉलम की फॉर्म में, C1 C2 क्या है, कॉलम्स ऑफ वेयर C1 C2 सो ऑन Cn आर कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के कॉलम्स है। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था, देखिए फर्स्ट को ये रख लिया था ए एक्स इजिकल टू बी, तो ए की वैल्यू लिखी, एक्स की वैल्यू लिखी इजिकल टू बी, अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इजिकल टू बी आ गया, इसको रख ले। सिंस रैंक ऑफ ए इजिकल टू आर, रैंक आर होने का मतलब क्या है कि जो पहले आर कॉलम्स हैं वही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, यही तो करते थे हम, ठीक है, कि अगर मैं आर कॉलम्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बना दूंगा तो उसका रैंक आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब रैंक आर होने का मतलब है सिर्फ आर कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और उसके बाद के जितने भी कॉलम हो गए CR+1 से लेकर CN तक वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। और किस पे डिपेंडेंट हो गए, इन कॉलम्स पे। सो फर्स्टली सपोज कर लिया AX इक्वल टू B हैज अ सोल्यूशन। हमें प्रूफ क्या करना था कि इक्वेशन AX इज कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन होगा कब, मैट्रिक्स AN A हैव सेम रैंक। तो हम बोल रहे हैं इसका सोल्यूशन है, तो मान लिया भाई x कोई एक एग्जिस्ट करता है, हमने अब बताना है इसका A और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सेम रैंक है, ठीक है ना। तो फर्स्टली सपोज किया कि सोल्यूशन है, तो फ्रॉम थर्ड से क्या कर लिया, ये थर्ड थी, इसको यहाँ से उठाया, इसको यहाँ से उठाया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और क्या बोला भाई, सिंस C1 C2 CR आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऊपर बोला क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैंक आर है इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट, और इसका मतलब हो जाएगा CR+1 ये सब लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। और इसका क्या मतलब हो गया कि CR+1 जो लीनियरली डिपेंडेंट है भाई किस पे डिपेंड हो जाएगा, इस पे। तो CR+1 CR+CN आर लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 CR, ये हो गया भाई। और फ्रॉम 4 B इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए अब क्या है भाई, अगर यहां से लेकर CR तक, ठीक है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इनका, ठीक है ना, ये जो है कॉलम्स इन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इस तरफ अगर इसको -b कर देंगे, देखो ये b को इजिकल टू b है ना, इसको इस तरफ लाएंगे तो आगे हो जाएगा -b इजिकल टू 0, ठीक है, इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये यही लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना। ये मतलब CR+1 से CN कर दिया, इसको B को उठा के यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब ये 1 से लेकर R तक किसके B इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, C1 से लेकर CR तक, ठीक है। तो ये हो गया B इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 CR, देयरफॉर लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ A B। तो अब अगर इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो अब देखिए मैंने बोला कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, बस ये लास्ट वाला कॉलम जो है इसको लिख देते हैं, बाकी सारा A होता है।
तो भाई अगर बी भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस वेक्टर आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब जो बी है उसमें भी कितने लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ इज आर। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसका आ गया बी भी, तो भाई यही तो बोला जितने लीनियर कॉलम से वो मिलके बनेगा वेक्टर, वही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट जितने कॉलम होंगे वही तो रैंक बनाएगा, तो रैंक भी आर हो गया। तो ये हो गया भाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी। कन्वर्सली सपोज कर लिया भाई रैंक सेम है दोनों का, आर मान लिया, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ ए बी आर आर, ठीक है ना। वेयर ए या बी क्या है, देखिए ए बी, ए तो C1 से लेकर CN तक था और बी आ गया तो लास्ट में बी जोड़ दिया। तो हमें तो पता है कि रैंक कितना है दोनों का, आर है। आर है तो क्या हो गया, C1 से लेकर CR तक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए एंड बी इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन C1 से लेकर, देखिए वही है कि लास्ट वाला है तो ये पीछे वाले जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है जो कि CR1 से लेकर CR तक हैं वो बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हो गया। तो बार लिखते हैं शायद बी इज लीनियर, ठीक है लीनियर डिपेंडेंट लिखा है, अब लीनियर डिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका, ठीक है ना। और बी को कैसे लिख सकते, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो कोई स्केलर आ गया A1 A2 AR, इनकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर A2 AR तक लिखा, फिर उसके बाद कोई कोफिशिएंट है नहीं तो 0 × CR + 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, लास्ट में इज इक्वल टू बी कर लिया। ये क्या है, ये किसका सोल्यूशन है, ये कंपेयरिंग 1 and 6, देखिए ये है हमारे पास, ये आपको दिख रहा है। और इसी की फॉर्म जो हमने यहाँ पे लिखी थी 3, ये है, ठीक है ना। अब और यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x की जगह A1 आ गया, x1 की जगह A1 आ गया, x2 की जगह A2 आ गया, AR आ गया, XR + 1 की जगह 0 आ गया, 0 आ गया। और ये जब कंपेयर किया तो x1 1 आ गया, x2 A2 आ गया, XR AR आ गया और बाकी सारे 0 आ गए। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और ये इक्वेशन कैसे बनी थी, AX = B से, ठीक है ना। तो AX = B के लिए x ये सोल्यूशन आ गया, इज अ सोल्यूशन ऑफ, और यही हमें चाहिए था 10 सोल्यूशन आ गया, 10 रैंक ऑफ A = हैज अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भी आ गया, तो हमने जो प्रूफ करना था वो हो। सो इतना रखते हैं, थैंक यू ऑल।